Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 10, The Nightingale, from class 8, James English Reader, Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. The Nightingale, जिसको बुलबुल भी कहा जाए, get set. You are going to read an interview with an iconic figure of Indian film music. तो आज आप एक इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार पढ़ने जा रहे हो जो कि एक बहुत ही आइकॉनिक फिगर मतलब कि बहुत ही महान हस्ती का है जो कि फिल्म म्यूजिक से यानी कि भारतीय फिल्म म्यूजिक से बिलोंग करता है. व्हाट डज द वर्ड म्यूजिक मेक यू थिंक ऑफ, मतलब कि आप म्यूजिक शब्द सुनकर आप क्या सोचते हो, उसके बारे में क्या समझते हो. कंप्लीट दिस वेव डायग्राम. अब यहाँ पे आपको एक वेव डायग्राम है. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब म्यूजिक से क्या क्या होता है. अपलिफ्ट्स वंस मूड, यानी कि म्यूजिक सुन के मूड अच्छा हो जाता है. हेल्प एक्सप्रेस इमोशन, यानी कि हमारी जो भावनाएं हैं हम म्यूजिक से एक्सप्रेस कर सकते हैं. बाकी और भी चीज़ आपको म्यूजिक से क्या क्या फील होता है आप इसको फिल करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. चलिए नेक्स्ट स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. लता मंगेशकर यानी कि जो आइकॉनिक फिगर है म्यूजिक वर्ल्ड का वो है लता मंगेशकर, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की नाइटिंगेल कहा जाता है. यानी कि उनको इंडिया की नाइटिंगेल भी माना जाता है. वॉज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल सिंगर्स इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, यानी कि वह वॉज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल सिंगर, यानी कि एक बहुत ही वर्सटाइल सिंगर थी भारत की फिल्म इंडस्ट्री की. During her lifetime, Lata Mangeshkar witnessed astonishing changes in India and helped redefine the world of Indian film music. तो ड्यूरिंग हर लाइफ यानी कि अपने जीवन काल में, लाइफ टाइम ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम यानी कि अपने जीवन काल में लता मंगेशकर ने बहुत साक्षी रही हैं एस्टोनिशिंग चेंजेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा आश्चर्य करने वाले परिवर्तन जो भारत में हुए. एंड हेल्प टू रीडिफाइन द वर्ल्ड, यानी कि जो लता मंगेशकर थी अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने बहुत सारे मतलब करने वाले जो चेंजेस थे, परिवर्तन थे भारत में, उन्होंने उसको विटनेस किया यानी कि उसकी गवाह रही हैं. और इंडियन फिल्म म्यूजिक की दुनिया में को उन्होंने एक अलग सी परिभाषा दी. हेल्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ ग्रेटेस्ट सिंगर, मतलब कि वो इंडिया की सबसे ग्रेटेस्ट सिंगर रहीं. शी वॉज अ कन्फर्ड विथ वेरियस ऑनर्स, उन्हें बहुत ज़्यादा अलग अलग सम्मानों से सम्मानित किया गया, इंक्लूडिंग द दादा साहब फाल्के अवार्ड इन 1989, मतलब कि उनको बहुत सारे सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया, अवार्ड से सम्मानित किया गया, और जिसमें 1989 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया. एंड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलाइजेशन ऑनर, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, द भारत रत्न, जो कि उन्हें 2001 में दिया गया. द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस कन्फर्ड इन ऑन हर इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी कि जो फ्रांस का जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी इनको अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, जिसको कहा जाता है ऑफिसर ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर, यानी कि फ्रांस ने भी उन्हें अपना एक जो सबसे उनका उच्च या उच्च कहा जाए उच्च सिविलियन अवार्ड है उन्हें दिया. एंड इन सितंबर 2009, यानी कि सितंबर 2019 में उन्हें फ्रांस के भी गवर्नमेंट ने उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, जिसका नाम है ऑफिसर ऑफ द लेजियन ऑफ ऑनर. द इंडियन गवर्नमेंट ऑनर्ड हर विद द डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड इन हर 19th बर्थडे, यानी कि भारतीय सरकार ने यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें सम्मानित किया ये एक पदवी देकर, डॉटर ऑफ नेशन, यानी कि वो नेशन की डॉटर ऑफ द नेशन रहीं उनके 90 जन्मदिन पर, यानी कि 90वें जन्मदिन पर उन्हें भारतीय सरकार ने उन्हें डॉटर ऑफ नेशन घोषित किया. दिस इज एन अर्लियर इंटरव्यू बाय नसरीन मुन्नी कबीर, अ लीडिंग फिल्म हिस्टोरियन एंड राइटर. तो ये जो अर्लियर यानी कि बहुत पहले का इंटरव्यू है जिसको कि नसरीन मुन्नी कबीर ने लिया था. अ लीडिंग फिल्म मतलब कि बहुत ज़्यादा हिस्टोरियन एंड राइटर, मतलब कि जो फिल्मों की या फिर फिल्मों से संबंधित वो इतिहास लिखती थी या फिर लेखक थी, उनके द्वारा ये इंटरव्यू लिया गया था. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरव्यू को पढ़ना. नसरीन मुन्नी कबीर. अब जो इंटरव्यू का मतलब होता है कि आपस में बातचीत करके क्वेश्चन एक दूसरे से पूछना. एक इंटरव्यूअर होता है और एक इंटरव्यू, यानी कि जो पूछता है वो उसको हम इंटरव्यूअर करते हैं. तो जो इंटरव्यूअर है यानी कि जो इंटरव्यू पूछ रहा है ले रहा है वो है नसरीन मुन्नी कबीर.
हाउ एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट सिंगिंग? अब ये नसरीन मुन्नी कबीर है वो पूछती हैं लता मंगेशकर से कि आपने अपना गाना कब शुरू किया? लता मंगेशकर, थ्रू आउट माई चाइल्डहुड, यानी कि मेरे बचपन से, यानी कि मैंने बचपन से ही अब ये गाना शुरू किया। आई लिसन टू थ्रू आउट माई चाइल्डहुड, सॉरी, मतलब कि मैंने अपने पूरे बचपन में आई लिसन टू बाबा सिंग एंड कुड रिमेंबर एवरी नोट, मतलब कि मैं अपने बाबा को, यानी कि अपने पिता को मैंने गाते हुए सुना और मैं कुड रिमेंबर, और मैं एक एक नोट, मतलब कि एक एक जो उसकी नोट है सॉन्ग का या धुन का, उसको मैंने नोट किया, बट डिड नॉट हैव द करेज टू सिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, लेकिन मैं कभी भी ये साहस या हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मैं उनके सामने गाऊं। वन डे, एक दिन, ही वॉज टीचिंग रागपुरिया धनसारी टू यंग सागिर, एंड फॉर सम रीजन ही लेफ्ट द रूम एंड बाबाज पीपल कंटिन्यूड सिंगिंग। तो वन डे, एक दिन ऐसा हुआ कि ही वॉज टीचिंग, यानी कि वो सिखा रहे थे रागपुरिया धनश्री, यानी कि ये राग है, धुन है। तो वो राग प्रिया धनश्री अपने एक शागिर्द, यानी कि अपने एक चेले को, शागिर्द को या स्टूडेंट को सिखा रहे थे। एंड फॉर सम रीजन, और शायद किसी कारण से, ही लेफ्ट द रूम, वो कमरे को छोड़ कर गए। एंड बाबाज पीपल कंटिन्यूड सिंगिंग, और जो बाबा का शिष्य था वो कंटिन्यू, मतलब कि वो गाना गा रहा था, मतलब कि वो गाना गाता रहा। आई वॉज प्लेइंग आउटसाइड एंड हर्ड ही, मैं बाहर खेल रही थी और मैंने उसे सुना। आई हैड अ फीलिंग दैट द बॉय वॉज नॉट सिंगिंग इट राइट, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो उनका शिष्य है, जो लड़का है, वो अच्छे से उस राग को गा नहीं रहा है। सो आई वेंट इन एंड सेड, और मैं इसलिए मैं अंदर गई और मैंने कहा, दैट इट इज़ नॉट इट, मतलब कि ये ऐसा नहीं है। दिस इज़ हाउ इट शुड बी संग, मतलब कि मैंने उनसे कहा कि इसको ऐसे गाना है, इस तरीके से गाना है। एंड आई सैंग द नोट्स टू हिम, और मैंने जो बाबा का जो नोट बता रहे थे, यानी कि रागपुरिया दंसरी, मैंने उसे गाकर सुनाया। एट दैट मोमेंट माई फादर रिटर्न एंड हर्ड मी, और उसी क्षण मेरे जो पिता थे, मेरे बाबा, वो कमरे में वापस आ गए थे और उन्होंने मुझे सुना। ही कॉल्ड माई मदर, यानी कि उस समय, मतलब कि हम लोग अपनी मदर को माई कहते थे, तो उन्होंने मेरी मदर को बुलाया। एंड सेड, और कहा, वी हैव अ गुड सिंगर एट होम एंड नेवर न्यू इट। तो मेरी माँ से उन्होंने कहा कि हम लोग के पास अपने घर में ही एक बहुत ही अच्छा सिंगर है, यानी कि गायक है, जो कि हम लोग कभी उसको जान नहीं पाए। एट 6 द नेक्स्ट मॉर्निंग, और दूसरी सुबह 6 बजे, बाबा वोक मी सेइंग, बाबा ने मुझे जगा, मतलब कहते हुए जगाया, टेक द तानपुरा, मतलब तानपुरा लो, यू विल स्टडी सिंगिंग, अब तुम संगीत सीखोगी। वी बिगन विद द सेम रागा, और हम लोगों ने मतलब कि जो संगीत का जो पहला अभ्यास था उसी राग, यानी कि रागपुरिया से शुरू किया। द दैट वॉज द डे आई स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू सिंग, और उसी दिन से, मतलब कि मैंने सीखना शुरू कर दिया कि कैसे गाना गाना है। आई थिंक आई वॉज अबाउट 5 years old, और शायद, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उस समय मैं 5 साल की थी। NMK, अब यहाँ पे NMK इनके लिए यूज़ किया गया है, नसरीन मुन्नी कबीर, यानी कि अब शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है, बार बार नसरीन मुन्नी कबीर कहने से अच्छा है कि NMK किया जाए, और लता मंगेशकर के लिए LM। तो स्टूडेंट्स, अब जब मैं बोलूँगी तो आप ये समझिएगा कि जब NMK कह रही हूँ तो नसरीन मुन्नी कबीर के लिए कह रही हूँ, और LM लता मंगेशकर के लिए। तो हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू फर्स्ट परफॉर्म इन पब्लिक, हाउ डिड इट कम अबाउट, तो कहती हैं कि तो आप कितने साल की थी जब आपने पहला पब्लिक परफॉर्मेंस दिया था। एंड हाउ डिड इट कम अबाउट, मतलब ये कैसे हुआ। लता मंगेशकर, इट वॉज इन द लेट 1930s, मतलब कि लेट 1930s, यानी कि 1930 के लास्ट में, बाबा's थिएटर कंपनी वॉज ऑन अ टूर इन सोलेपुर, एंड वन डे सम पीपल आस्क्ड हिम टू सिंग एट अ कंसर्ट। तो जो बाबा थिएटर कंपनी, यानी कि बाबा का जो थिएटर कंपनी था, वो शोलेपुर में, मतलब टूर के लिए गया हुआ था, और एक दिन कुछ लोग उनके पास आए और उन्होंने पूछा एक कंसर्ट में उन्हें गाने के लिए, उन्होंने, यानी कि कंसर्ट में उनसे गाने के लिए कहा। आई ओवर हर्ड देयर कन्वर्सेशन एंड आस्क्ड, मतलब कि मैं कहीं से उसको, उनकी जो बातचीत थी, मैंने, ओवर हर्ड का मतलब होता है कि बिना इंटेंशन के सुन लेना किसी बात को, तो मैंने उसको कहीं से सुन लिया, और मैंने बाबा से पूछा, बाबा कैन आई सिंग विथ यू, तो मैंने बाबा से पूछा कि क्या मैं आपके साथ गा सकती हूँ। लाफिंगली ही रिप्लाइड, और हंसते हुए उन्होंने उत्तर दिया, हाउ विल यू सिंग, मतलब तुम कैसे गाओगी। वट वाई नॉट, क्यों नहीं, आई कैन सिंग, मैंने उनसे कहा कि मैं गा सकती हूँ। सो ही सेड, इसलिए उन्होंने कहा, विच रागा विल यू सिंग, मतलब कि कौन सा राग तुम गाओगी। कंबावती एंड 2 सॉन्ग्स एज वेल, तो कहती कि मैं कंबावती गाऊंगी और 2 गाने और गाऊंगी।
ही फाइनली एग्री टू लेट मी सिंग ऑन स्टेज, और उसके बाद अंत में वो सहमत हो गए कि मैं स्टेज पे गाना गाऊँ, मतलब कि वो मेरे गाना गाने के लिए स्टेज पर वो सहमत हो गए। द म्यूजिक प्रोग्राम वॉज हेल्ड एट नूतन थिएटर। The music program was held at Nutan Theatre in Solapur, and before Baba came on the stage, I sang Raga Kambavati followed by two Marathi songs. तो म्यूजिक प्रोग्राम शुरू होने से पहले, मतलब कि सॉरी, जब म्यूजिक प्रोग्राम था वो नूतन थिएटर, सोलापुर के नूतन थिएटर में ऑर्गेनाइज हुआ था। एंड बिफोर बाबा, यानी कि बाबा के आने से पहले, ऑन द स्टेज, यानी कि बाबा के स्टेज पे आने से पहले मैंने राग कंबावती गाया और उसके साथ दो मराठी गाने भी गाए। देन माई फादर सैंग थ्रू द नाइट, और उसके बाद मेरे पिता पूरी रात गाते रहे। आई रिमेंबर फॉलिंग अस्लीप ऑन द स्टेज विथ माई हेड्स इन बाबाज लैप, और मुझे याद है कि मैं पूरी रात स्टेज पे बाबा की गोद में सोई रही। इट वॉज माई फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस, ये मेरा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था। आई वॉज 9 ईयर ओल्ड, स्माइल से मुस्कुराते हुए कहती कि मैं उस समय 9 साल की थी। आई सैंग एट अदर कंसर्ट विथ बाबा, और मैंने बहुत, मतलब कि और भी दूसरे कंसर्ट में बाबा के साथ में गाई। एंड वेन आई वॉज 11, और जब मैं 11 साल की थी, वी सैंग टुगेदर ऑन द रेडियो, और हम दोनों रेडियो में, यानी कि मैं और बाबा एक साथ रेडियो पर गाना गाए। एन एम के, इन योर चाइल्डहुड वेर यू वेरी क्लोज टू योर सॉरी वर यू वेरी क्लोज टू योर सिस्टर, तो कहते हैं कि आप अपने बचपन में क्या आप अपने बहनों से मतलब कि आप अपने बहनों से बहुत क्लोज थी, यानी कि बहुत ज़्यादा उनसे क्लोज रही थी। एल एम, लता मंगेशकर, येस वी वर, मतलब हम लोग थे। वी आर स्टिल वेरी क्लोज, मतलब कि अभी भी हम लोग एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं। वी लव ईच अदर, मतलब हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। वेरी मच, बहुत ज़्यादा। वी आर अ क्लोज निट फैमिली, यानी कि जो हम लोग हैं बहुत क्लोज निट, मतलब कि एकदम घनिष्ठ संबंध वाले परिवार से हैं, यानी कि हमारे बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। बट वी फॉट अ लॉट व्हेन वी वर चिल्ड्रेन, लाफ्स, और हंसते हुए कहती हैं कि लेकिन हम लोग बचपन में लड़े भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि हमने लड़ाई भी बहुत की है जब हम बचपन, मतलब छोटे थे। एन एम के, योर एक्टिंग करियर बिगन इन 1942 एंड यू सब्सिक्वेंटली वर्कड इन 4 मराठी फिल्म्स। तो कहते हैं कि योर एक्टिंग करियर, मतलब ये पूछती हैं एम के कि आपका जो एक्टिंग करियर है, यानी कि अभिनय का जो करियर था, वो 1942 में शुरू हुआ था। एंड यू सब्सिक्वेंटली वर्क इन 4 मराठी फिल्म, और इसी तरीके से आपने 4 फिल्मों में, मराठी फिल्मों में काम भी किया था। इन द 1944 फिल्म गाजा बाऊ, तो गाजा बाऊ जो 1944 में आपकी फिल्म आई थी, यू सैंग योर फर्स्ट हिंदी सॉन्ग, मतलब कि उस गाजा बाऊ में 1944 में आपने पहला अपना हिंदी गाना गाया था। एल एम, मतलब लता मंगेशकर, येस हाँ, आई सैंग अ फ्यू लाइन्स, कहते हैं कि हाँ मैंने कुछ लाइनें गाई थी, कुछ पंक्तियाँ गाई थी। अ फ्यू वर्ड्स, मतलब कुछ शब्द। नॉट द होल सॉन्ग, मतलब पूरा गाना मैं नहीं गाई थी। एन एम के, हाउ वॉज इट फेसिंग द कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कि आपके लिए कैसा रहा कि जब आप पहली बार आपने कैमरे को फेस किया। एल एम, इन ट्रूथ, मतलब सच्चाई में कहा जाए, अगर कहा जाए तो आई नेवर लाइक एक्टिंग, मतलब मुझे अभिनय बिल्कुल कभी भी नहीं पसंद था। द डे आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ प्लेबैक सिंगर, मतलब कि जब से मैंने प्लेबैक सिंगिंग, यानी कि प्लेबैक गायक की तरह अपना करियर स्टार्ट किया, तो मुझे कभी भी ये एक्टिंग नहीं पसंद आई। आई प्रेड टू गॉड, मैंने हमेशा भगवान से प्रार्थना की, नो मोर एक्टिंग इन फिल्म, मतलब कि मुझे अब फिल्मों में कोई एक्टिंग नहीं करनी है। ही लिसन टू मी, और वो भगवान ने मेरी सुन भी ली। एंड आई गॉट अ फेयरली गुड पोजिशन इन अ प्लेबैक सिंगिंग, और मुझे सच में बहुत ही अच्छा स्थान मिला प्लेबैक सिंगिंग में। एन एम के, वॉट काउंट्स एज अ गुड सॉन्ग फॉर यू, मतलब कि आपके लिए जो अच्छा गाना, जो आपके मतलब आपके हिसाब से अच्छा गाना क्या होता है, गुड सॉन्ग क्या होते हैं। एल एम, फॉर मी, मतलब मेरे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ सॉन्ग इज़ द वर्ड्स, यानी कि मेरे लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है गाने के लिए, उसके जो शब्द होते हैं, यानी कि गाना का सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, भाग है, वो गाने के बोल हैं, यानी कि शब्द हैं। द इमोशनल कंटेंट ऑफ द सॉन्ग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके बाद उसका जो इमोशनल कंटेंट, यानी कि जो उसमें कौन से भाव दिखाए गए हैं, कौन सा इमोशन दिखाया गया, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब गाने में उसके बाद उसका इंपॉर्टेंस है। द वर्ड्स मस्ट बी वेल रिटन, और जो शब्द गाने के लिखे गए हैं उसको बहुत ही अच्छे से लिखा होना चाहिए। देन देयर इज़ इन ट्यून, और उसके बाद उसमें जो धुन बनाई जाती है वो उसके बाद इंपॉर्टेंट है। द म्यूजिकल इंटरल्यूड बिटवीन वर्सेस हैज़ टू बी गुड टू एंड, और उसके बाद वो कहती हैं कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी एक दूसरे से, जो वर्स है मतलब उससे मिलते जुलते होने चाहिए, यानी कि जो म्यूजिकल वर्स है, यानी कि जो उसकी पंक्तियां हैं, उसकी लय है, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से वो मिलते होने चाहिए, मतलब लयबद्ध हों। एंड ऑफ कोर्स
द सिंगर मस्ट सिंग टू सॉन्ग वेल, और मतलब अवश्य ही इसके अलावा जो गायक हो उसको भी अच्छे से उस गाने को गाना चाहिए। व्हेन ऑल दिस इज इन प्लेस, और जब ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, द रिस्पॉन्सिबिलिटी देन फॉल्स टू द फिल्म डायरेक्टर एंड हाउ वेल द पिक्चराइज द सॉन्ग। तो अब ये कहते हैं कि जब ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाए, मतलब अगर गाने के बोल अच्छे हों, उसमें जो इमोशनल टोन है वो अच्छा हो, और उसके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे ज़्यादा उससे अटैच हो, जो सिंगर है उसने बहुत अच्छे से गाया हो, उसके बावजूद अब जो उसके बाद जो एक स्थान आता है उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी कि जो उत्तरदायित्व होता है वो फिल्म डायरेक्टर पे आ जाता है। एंड हाउ विल बी पिक्चराइज द सॉन्ग, मतलब वो गाने को किस तरीके से फिल्माएंगे, एंड हाउ वेल द एक्टर विल परफॉर्म इट ऑन स्क्रीन, और मतलब किस तरीके से जो अभिनेता है या हीरो है या हीरोइन है उस फिल्म पे वो किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस देता है। ऑल दीज एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर अ सॉन्ग टू वर्क, मतलब कि ये सारी चीज़ें, यानी कि सारी चीज़ें मिला के एक गाने के लिए आवश्यक हैं उसको सक्सेस करने के लिए या सुंदर लगने के लिए। NMK, what aspect of your personality is present in your singing? तो कहते हैं कि आपके व्यक्तित्व का कौन सा हिस्सा या एस्पेक्ट जो है वो आपके गाने में रहता है। LM यानी कि लता मंगेशकर, लॉन्ग पॉज मतलब थोड़ा देर रुकने के बाद सोचते हुए, माई कंसंट्रेशन यानी कि मेरी एकाग्रचित्ता, मतलब कि मैं हमेशा उस गाने में बहुत एकाग्रचित होती हूँ। आई गिव फुल अटेंशन टू अ सॉन्ग, मतलब कि मैं पूरा पूरा अपना ध्यान गाने पे देती हूँ। व्हेन आई सिंग यानी कि जब मैं गाती हूँ, आई फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, मैं सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। आई अप्लाई माई माइंड टू मेकिंग इट बेटर, मतलब कि मैं अपना पूरा दिमाग अपने गाने को अच्छा बनाने में लगा देती हूँ। NMK, योर फोकस एंड कंसंट्रेशन इज़ इंडीड फॉर्मिडेबल, तो कहते हैं कि जो आपका जो फोकस है यानी कि आपका जो ध्यान है और कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रचित्ता है वो वास्तव में फॉर्मिडेबल है, यानी कि इम्प्रेसिव है। आई डोंट नो मैनी पीपल हु लिसन टू सो अटेंटिवली एंड आर एज अलर्ट एज यू, मतलब कि मैंने आई डोंट नो मैनी पीपल, मतलब कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को नहीं जानती जो कि इस तरीके से अटेंटिव रहते हैं, बहुत ध्यान से करते हैं और अलर्ट सावधान रहते हैं अपने काम के लिए। LM स्माइल्स, जो है लता मंगेशकर है वो मुस्कुराती हैं। NMK, हाउ डू यू मैनेज सिंगिंग इन अदर लैंग्वेज, अब लता मंगेशकर से जो NMK है वो पूछती हैं कि आपने और भी भाषाओं के गाने को कैसे मैनेज किया, कैसे उसे गाया। लता मंगेशकर, आई फर्स्ट लिसन टू समवन हु स्पीक्स द लैंग्वेज एंड हु रीड्स द लिरिक्स टू मी, तो कहती हैं कि सबसे पहले मैं समवन हु स्पीक मतलब कि उस लैंग्वेज में जिसे मुझे गाना गाना है उस भाषा के ऐसे व्यक्ति को सुनती हूँ, लिरिक्स टू मी जो मतलब जो मुझे गाना गाना है मैं उसे उस भाषा के व्यक्ति को जो बोलता है उसे सुनती हूँ और फिर उसके लिरिक्स को देखती हूँ, पढ़ती हूँ। आई पे ग्रेट अटेंशन टू प्रोनाउंसिएशन, और उसके मतलब उच्चारण पे मैं उसे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। वंस आई हियर द वर्ड स्पोकन, और जब मैं एक बार ये सुन लेती हूँ कि मतलब कोई भी शब्द कैसे बोलना है, आई राइट द सॉन्ग लाइन्स फोनेटिकली इन हिंदी एंड देन सिंग। आई राइट द सॉन्ग मतलब कि फिर उस गाने को मैं उस लाइन्स को फोनेटिकली मतलब उसके उच्चारण के हिसाब से उसकी जो साउंड क्या प्रोड्यूस करना है उसको मैं हिंदी में लिख के फिर गाती हूँ। NMK, हाउ मेनी लैंग्वेज डू यू नो, मतलब कि आप कितनी भाषाएं जानती हैं। LM लाफ्स, हंसती हैं। मराठी, उर्दू, अ लिटिल पंजाबी, आई कैन अंडरस्टैंड संस्कृत, कहती हैं कि मराठी, उर्दू और थोड़ा थोड़ा पंजाबी आता है और मैं संस्कृत भी समझ सकती हूँ। आई हैव ऑल्सो लर्न बंगाली, मैंने बंगाली भी सीखा है। आई ट्राइड लर्निंग तमिल टू, मैंने तमिल भी सीखने की कोशिश की थी। आई कैन रीड एंड राइट अ लिटिल बट स्पीकिंग तमिल इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, कहती हैं कि मैं तमिल को लिख भी सकती हूँ, पढ़ भी सकती हूँ, लेकिन तमिल बोलना मतलब कि अत्यधिक डिफ़िकल्ट टास्क है, बहुत ही कठिन है। NMK, यू आर क्वाइट अ लिंग्विस्टिक, मतलब कि एक आप भाषाविद, मतलब कहा जा सकता है कि एक आप भाषाविद हैं। व्हाट ट्रिगर्ड योर क्यूरियोसिटी फॉर लैंग्वेज, मतलब कि आपको कौन सी चीज़ें आपको ट्रिगर्ड की, यानी कि आपको उकसाया या आपको आपके अंदर ये उत्सुकता भाषा के प्रति जगाया। LM, इन 1946, मतलब लता मंगेशकर कहती हैं कि 1946 में आई वॉज वर्किंग फॉर अ फिल्म कॉल्ड सुभद्रा, यानी कि मैं एक फिल्म में काम कर रही थी जिसका नाम सुभद्रा था। संता आप्टे यानी कि सांता आप्टे वॉज द स्टार ऑफ सुभद्रा, मतलब कि सांता आप्टे सुभद्रा फिल्म की स्टार थी। वी सैंग अ सॉन्ग टुगेदर एंड शी टोल्ड मी शी हैज़ रिकॉर्डेड अ सॉन्ग इन तमिल, तो हम लोगों ने एक साथ एक गाना मतलब गाया था और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक गाना तमिल में रिकॉर्ड किया है। आई वॉज वेरी यंग, मैं तब उस समय बहुत छोटी थी।
मे बी 15 और 16, यानी कि शायद मेरी उम्र 15 या 16 रही होगी। बट वेन आई हर्ड हर से दैट, लेकिन जब मैंने उन्हें ये कहते हुए सुना, आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से सोचा, आई मस्ट लर्न अदर लैंग्वेज टू, मतलब मुझे भी और भी भाषाएं सीखनी चाहिए। सो आई कैन सिंग इन मेनी लैंग्वेज, ताकि मैं मतलब उस दूसरे विभिन्न भाषाओं में गाना गा सकूं। एनएमके, यू हैव एन अनयूजुअल क्यूरोसिटी, मतलब कि आपके पास एक अनयूजुअल, मतलब कि आपकी जो उत्सुकता है वो कुछ अलग ही टाइप की है। अ थर्स्ट फॉर नॉलेज, यानी कि ज्ञान का भूख है। एंड डिटर्मिनेशन टू बेटर योरसेल्फ, और अपने आप को अच्छा करने का आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, यानी कि दृढ़ प्रतिज्ञ है। यू मैनी हाउ मैनी लैंग्वेज डू यू नाउ सिंग इन, मतलब कि आपने कितनी भाषाओं में गाना गाया है। एलम, 36, बहुत लाभ। और जब जब लता मंगेशकर कहती है कि 36 लैंग्वेज मैंने गाना गाया है, तो सभी हंसते हैं, मतलब दोनों लोग हंसते हैं। आई हैव संग एवरी इंडियन लैंग्वेज, कहती हैं कि मैंने भारत का सारी भाषाओं में गाना गाया है। एंड ऑल्सो इन डच, डच में भी गाया है। रशियन, फिजियन, स्वाहली स्वाहली स्वाहिली एंड इंग्लिश, मतलब कहती हैं कि मैंने डच, रशियन, फिजियन, स्वाहिली एंड इंग्लिश में भी गाने गाए हैं। एनएमके, आई हैव लिसन टू द वंडरफुल डबल एल्बम, मतलब कि कहते हैं कि मैंने आपका वंडरफुल डबल एल्बम भी सुना है। लता मंगेशकर जिसका नाम है लाइव एट द रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन, यानी कि जो लाइव चल रहा था रॉयल अल्बर्ट हॉल में लंदन में। दिलीप कुमार इंट्रोड्यूस यू एज हिज लिटिल सिस्टर विथ अ वॉइस दैट डिफाइज डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन। तो यहाँ पे डिफाइज डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन का मतलब होता है इज बियॉन्ड ऑल एक्सपेक्टेशंस। तो कहते हैं कि तब दिलीप कुमार वहाँ पे उपस्थित थे उस हॉल में, और उन्होंने आपको एक लिटिल सिस्टर, मतलब कि आपको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, आपका परिचय उन्होंने कराया था छोटी बहन कहते हुए, विथ अ वॉइस, मतलब कि जिसकी आवाज़ कैसी है, जिसका कोई भी इज़ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, मतलब कि आप उसकी उम्मीद नहीं कर सकते, कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि उनकी जो वॉइस है वो कितनी सुंदर है। उन्होंने आपको इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। यू ऑल्सो परफॉर्म लेटर एट मेडिसन स्क्वायर गार्डन, और आपने इसके बाद मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भी परफॉर्म किया। डिड यू फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन ऑडियंस इन द यूके एंड द यूएस, तो कहती हैं कि क्या आपको उन वहाँ के जो ऑडियंस थे या दर्शक थे या सुनने वाले थे, आपको यूके और यूएस के ऑडियंस में कोई डिफरेंस, अंतर नज़र आया। एलएम, थिंग्स हैव चेंज नाउ, मतलब कि लता मंगेशकर कहती कि चीज़ें अब बदल चुकी हैं। बट आई थिंक ऑडियंस इन द यूके वर वार्मर, लेकिन कहती कि जो यूके के जो ऑडियंस थे वह बहुत ज़्यादा गर्मजोशीले थे। NMK, in 1974, you were presented with a gold disc by EMI for being the most recorded artist in the world. तो कहती है कि आपको 1974 में यू आर प्रेजेंटेड विथ गोल्ड डिस्क, मतलब कि आपको गोल्ड डिस्क प्रेजेंट किया गया EMI द्वारा, जिसमें कि वर्ल्ड का, दुनिया का ऐसा कलाकार जिसने बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा नंबर आप गाने को रिकॉर्ड किया है। यू वर द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू रिसीव द गोल्ड डिस्क, मतलब कि आप भारत की पहली कलाकार है जिसको गोल्डन डिस्क अवार्ड मिला। इन 1979, मतलब कि 1979 में यू परफॉर्म अगेन टू द रॉयल अल्बर्ट हॉल, आपने रॉयल अल्बर्ट हॉल में भी परफॉर्म किया था। दिस टाइम विद द वेरन और ऑर्केस्ट्रा लेड बाई एड वेल्स, तो आपने वेरन ऑर्केस्ट्रा में जो एड वेल्स द्वारा उसको चलाया जा रहा था, आपने वहाँ पे परफॉर्म किया। हाउ वॉज दिस दैट एक्सपीरियंस फॉर यू, मतलब कि वो जो अनुभव था आपने जब यहाँ पे परफॉर्म किया, तो कैसा रहा आपका अनुभव। एलएम, इट वॉज वंडरफुल, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत ही खूबसूरत था। आई सैंग मैनी सॉन्ग, मैंने बहुत सारे गाने गाए, इंक्लूडिंग मीराज भजन, मतलब कि मीरा के भजन भी मैंने वहाँ गाए। एनएम के, डू यू थिंक यू आर अ हैप्पी पर्सन, तो एनएम के से पूछती हैं कि क्या आप सोचती हैं कि आप एक खुश व्यक्ति हैं, यानी कि हैप्पी पर्सन है। एलएम, आई हैव ऑलवेज बीन अ पॉजिटिव पर्सन, अब लता मंगेशकर कहती हैं कि मैं हमेशा एक पॉजिटिव पर्सन रही हूँ, मतलब कि एक सकारात्मक व्यक्ति रही हूँ। देयर वॉज नॉट मच टाइम टू बी एनीथिंग एल्स, मतलब कि मेरे पास इससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा और भी बाकी चीज़ों को सोचने के लिए। आई वॉज ऑलवेज सो बिजी वर्किंग, मतलब मैं हमेशा काम में व्यस्त रहती थी। टू सम एक्सटेंट, मतलब कि एक अगर किसी दूसरे उसमें देखा जाए, इट इज़ ट्रू पीपल कांट रीड माई मूड्स, मतलब कि इन सम टू सम एक्सटेंट, मतलब कि कभी कभी ऐसा होता था कि इट इज़ ट्रू, मतलब ये सही है कि लोग मेरे मूड्स को, मेरे
मूड को समझ नहीं पाते थे, मेरे मूड को पढ़ नहीं पाते थे। आई लाफ एंड जोक, मैं हमेशा मतलब मैं हंसती हूँ, मैं जोक सुनाती हूँ। आई डोंट यूजली शो दैट आई एम फीलिंग इनसाइड, मतलब कि मैं यूजुअली मतलब कि अक्सर मैं ये शो नहीं करती हूँ कि मैं अंदर क्या महसूस करी, मतलब मैं अंदर जो महसूस करती हूँ मैं बाहर शो नहीं करती थी। एन एम के, आई बिलीव यू इंजॉय कुकिंग वेरी मच, यू हु टॉट यू, मतलब कि मुझे विश्वास है कि आप जो कुकिंग यानी कि खाना बनाना भी आप इंजॉय करती हैं, अच्छा लगता है। हु टॉट यू, आपको खाना बनाना किसने सिखाया। एल एम, इट वॉज माई मैटरनल ग्रैंड मदर एंड मदर हु टॉट मी हाउ टू कुक, तो इट वॉज माई मैटरनल ग्रैंड मदर यानी कि जो मेरी नानी थी और जो मेरी माँ थी उन्होंने मुझे खाना बनाना सिखाया। आई स्टार्टेड कुकिंग व्हेन आई वॉज वेरी यंग, मतलब जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने खाना बनाना शुरू किया। एंड ऑफन मेड लंच एंड डिनर एट होम, और अक्सर मैं लंच और डिनर अपने घर पे बनाया करती थी। आई कुक क्विकली एंड द किचन इज़ ऑलवेज लेफ्ट नीट एंड टाइडी आफ्टर आई हैव फिनिश्ड, यानी कि मैं बहुत जल्दी खाना बनाती थी, और जब मेरे काम करने के बाद जो मेरा किचन हुआ करता था हमेशा, मतलब कि मैं काम करने के बाद खाना बनाने के बाद मेरा किचन एकदम साफ़ सुथरा और टाइडी हुआ करता था, मतलब मेरा काम खत्म होने के बाद मेरा किचन साफ़ सुथरा हुआ करता था। द प्लेजर ऑफ कुकिंग इज़ नॉट कुकिंग, मतलब कि खाना बनाने का जो आनंद है वो खाना बनाना नहीं है, बट सीइंग पीपल एंजॉय द मील एंड से दे हैव लाइक्ड व्हाट आई हैव मेड फॉर देम, दैट मेक्स मी हैप्पी। तो कहती हैं कि खाना बनाना एंजॉय नहीं है, मतलब खाना बनाने से आनंद नहीं मिलता है, लेकिन लोगों को खाना मतलब पीपल एंजॉय द मील, मतलब जब वो खाने को खुशी से और उस खाने को एंजॉय करते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने उस खाने को मतलब वो जो खाना उन्होंने खाया उन्हें पसंद आया, आई मेड फॉर देम, जो कि उन्हें मैंने उनके लिए बनाया था, वो मुझे बहुत ज़्यादा खुश करता है। यानी कि जो खाना लोगों के लिए मैंने बनाया और जब लोग खाना खा के और उसको पसंद करते थे जो कि मैंने उनके लिए बनाया था, तो उससे मुझे बहुत खुशी मिलती थी। एन एम के, एंड वॉट अबाउट योर लव फॉर फोटोग्राफी, तो कहती कि और आपका जो फोटोग्राफी का जो प्यार था यानी कि जो आपका इंटरेस्ट था उसका क्या, मतलब आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी। एल एम, इट स्टार्टेड इन 1946, यानी कि मैंने जो फोटोग्राफी की थी वो 1946 में की थी। आई वॉज स्टार्ट किया था, आई वॉज ऑन एन आउटडोर शूट एंड टुक अ पिक्चर ऑफ समवन हु वॉज स्टैंडिंग बाई अ रिवर, मतलब कहती हैं कि मैं एक आउटडोर शूटिंग के लिए गई थी और मैंने एक व्यक्ति जो नदी के किनारे खड़ा था उसकी पिक्चर ली। आई बिकेम इंट्रीग्यूड बाई फोटोग्राफी, और उसके बाद मैं मतलब फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, मतलब मेरा रुचि बढ़ने लगा। आई टोल्ड माधव राव सिंधे, मैंने माधव राव सिंधे से कहा कि द फिल्म एडिटर, जो कि फिल्म एडिटर थे उस समय, अबाउट माई इंटरेस्ट एंड ही टॉट मी द बेसिक हाउ टू लोड फिल्म एंड द काइंड ऑफ कैमरा। तो जो माधवराव सिंधे थे जो फिल्म के एडिटर थे उनको मैंने अपना इंटरेस्ट बताया और उन्होंने मुझे फिर उसकी जो फोटोग्राफी की जो बेसिक चीज़ें थी वो बताई, और उन्होंने मुझे फिल्म को लोड करना और किस तरीके का कैमरा ख़रीदना उन्होंने मुझे बताया। आई शुड बाई, मतलब मुझे कौन सा कैमरा ख़रीदना चाहिए उन्होंने मुझे बताया। द फर्स्ट स्टिल कैमरा आई एवर ओन्ड वॉज ए रोली फ्लैक्स, तो कहते हैं कि जो मैंने पहला कैमरा जो ओन किया यानी कि ख़रीदा वो रोली फ्लैक्स का था। आई बॉट इट फॉर 1200 रुपीज़, कहती कि मैंने इसे 1200 रुपये में ख़रीदा है। 1200 रुपये इज़ अ वेरी बिग अमाउंट ऑन इन दोज डेज, मतलब कि उन पुराने दिनों में 1200 रुपये कीमत होती थी। एन एम के, आई बिलीव टीयर्स केम टू पंडित नेहरूज आई व्हेन यू सैंग ऐ मेरे वतन के लोगों ऑफ पीपल ऑफ माई कंट्री व्हेन ओ पीपल ऑफ माई कंट्री व्हेन वॉज दिस। तो एन एम के, आई बिलीव, मतलब कि मुझे विश्वास है, टीयर्स केम टू पंडित नेहरू, के पंडित नेहरू के आंखों में आंसू आ गए थे। व्हेन यू सैंग, जब आपने ये गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों, ओ पीपल ऑफ माई कंट्री, व्हेन वॉज दिस, मतलब ऐसा कब हुआ। एलम, फॉलोइंग द चाइनीज़ अटैक इन इंडिया इन 1962, यानी कि चाइनीज़ अटैक के दौरान, यानी कि जब चीन ने भारत पे आक्रमण किया था 1962 में, प्रदीप जी रोड दिस सॉन्ग, यानी कि प्रदीप जी ने इस गाने को लिखा था। एंड आई सैंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिल्ली ऑन रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 1963। तो कहते हैं कि प्रदीप जी ने इसको इस गाने को लिखा था और मैंने पहली बार दिल्ली मतलब रिपब्लिक डे पे मैंने 26 जनवरी को उसको गाया था 1963 में। वंस आई फिनिश सिंगिंग, जब मैं गाना ख़त्म कर चुकी थी यानी कि गाना गा चुकी थी, आई सैट डाउन बिहाइंड द स्टेज, मैं स्टेज के पीछे बैठ गई। एंड आस्क फॉर अ कॉफ़ी, और कॉफ़ी के लिए मैंने कहा, मतलब मैंने कॉफ़ी मांगी। महमूद साहिब केम
रसिंग टू मी एंड सेड, महमूद साहब यानी कि महमूद साहब मेरे पास दौड़ते हुए आए और उन्होंने कहा, लता, वेयर इज़ लता, मतलब लता कहाँ है लता, पंडित जी इज़ कॉलिंग यू, यानी कि पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। आई फॉलोड हिम आउटसाइड एंड व्हेन पंडित जी सा मी, मतलब कि मैं उनके पीछे पीछे गई, बाहर गई। एंड व्हेन पंडित जी सा, जब पंडित जी ने मुझे देखा, ही स्टूड अप, वो खड़े हो गए। इंदिरा जी एंड मैनी लीडिंग पॉलिटिशियंस वर देयर टू, मतलब कि इंदिरा जी भी थी और भी बहुत सारे जो पॉलिटिशियन थे, राजनीतिक लोग थे, राजनेता लोग थे, वो भी वहाँ थे। महबूब साहिब इंट्रोड्यूस मी सेइंग, महबूब साहब ने मुझे मेरा परिचय कराया कहते हुए, दिस इज़ लता मंगेशकर, मतलब ये लता मंगेशकर हैं। ही सेड, बेटा, मतलब कि अब यहाँ पे कहती हैं पंडित जी, जो नेहरू जी थे, उन्होंने कहा, बेटा तुमने आज मुझे रुला दिया, मतलब आज तुमने मुझे रुला दिया। चाइल्ड यू हैव ब्रॉट टीयर्स टू माई आईज, मतलब कि आज तुमने मेरी आंखों में आंसू ला दिया। आई एम गोइंग होम नाउ, मैं अब घर जा रहा हूँ। कम एंड हैव टी विथ मी, मतलब मेरे साथ आओ और हम लोग के साथ चाय पियो। वी ऑल देन वेंट टू हैव टी, मतलब कि हम लोग फिर वहाँ चले गए। टी एट टी तीन मूर्ति भवन, मतलब हम तीन मूर्ति भवन चले गए और फिर हमने वहाँ चाय पी। वेयर द प्राइम मिनिस्टर वॉज लिविंग, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर उस समय रहते थे। एन एम के, डिड यू मीट पंडित जी अगेन, मतलब एम के पूछते हैं कि क्या इसके बाद फिर से आप पंडित जी से कभी मिली। एल एम, येस, ही केम टू बॉम्बे टू अटेंड अ चैरिटी शो, मतलब कि कहते हैं कि वो बॉम्बे एक बार चैरिटी शो के लिए आए थे। आई बिलीव इट वॉज सम टाइम इज इन अर्ली 1964, मतलब कहते हैं कि मुझे शायद याद है कि ये 1964 का अर्ली डेज था, यानी कि स्टार्टिंग था। ही द इवेंट वॉज हेल्ड एट द बारबॉन स्टेडियम, और जो इवेंट था वो बारबॉन स्टेडियम में मतलब आयोजित था। व्हेन आई वॉज ऑन द स्टेज, जब मैं स्टेज पे थी, आई रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम पंडित जी आस्किंग मी टू सिंग ए मेरे वतन के लोगों। तो जब मैं स्टेज पे थी तो मुझे एक संदेश मिला पंडित जी की तरफ से, जिसमें ये कहा जा रहा था, मतलब मुझसे उन्होंने कहा था कि मैं ए मेरे वतन के लोगों गाऊँ। सो आई सैंग इट, इसलिए मैंने गाया। एंड एनम के, व्हाट म्यूजिक डू यू लिसन टू, व्हाट डू यू रीड, मतलब कहते कि आप कौन सा म्यूजिक सुनती हैं, आप कौन सा चीज़ें पढ़ती हैं। एल एम, आई लिसन टू क्लासिक म्यूजिक, मतलब मैं हमेशा क्लासिक संगीत सुनती हूँ। समटाइम्स आई लिसन टू गज़ल्स, मतलब कभी कभी मैं गज़ल भी सुना करती हूँ। आई एन्जॉय रीडिंग हिंदी एंड सरलॉक्स होम्स कलेक्शन, मतलब कि मैं हिंदी, सॉरी, आई एन्जॉय रीडिंग हिंदी एंड मराठी नॉवेल्स, कहते हैं कि मुझे हिंदी और मराठी नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है। एंड आई लव डिटेक्टिव स्टोरीज, मुझे कुछ डिटेक्टिव यानी कि जासूसी कहानियाँ भी अच्छी लगती हैं। आई एम द प्राउड ओनर ऑफ द इंटायर सरलॉक होम्स कलेक्शन, मतलब कि मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे पास सरलॉक होम्स के जितने भी संग्रह हैं वो मेरे पास हैं। आई ऑल्सो लाइक गालिब एंड हिज कंटेम्प्रेरीज, मतलब मुझे गालिब की गज़लें भी पसंद है और उनके समकालीन जितने भी लोग हैं उनकी कविताएं पसंद है। जोक एंड मोमिन, मतलब जोक एंड मोमिन को भी मैं सुनती हूँ। हिंदी एंड मराठी पोइट्री इज समटाइम्स आई एंजॉय टू, और वो हिंदी और मराठी की जो कविताएं हैं उसको भी मैं कभी कभी इंजॉय करती हूँ। एन एम के, व्हाट डज म्यूजिक मीन टू यू, तो अब यहाँ पे कहते हैं कि आपके लिए संगीत का मतलब क्या है, मतलब म्यूजिक आपके लिए क्या मायने रखता है। एल एम, इट इज़ माई लाइफ एंड गॉड, मतलब कितनी अच्छी बात है कि ये मेरा जीवन है और मेरा जो संगीत है वो मेरा जीवन है और मेरे भगवान है। माई प्रेयर इज़ म्यूजिक, मतलब कि ये मेरी प्रार्थना है। इट इज़ लाइक अ फादर एंड मदर, मतलब टू मी, मतलब ये जो संगीत है वो मेरे माता और पिता जैसा है। एंड थैंक्स टू म्यूजिक, मतलब मेरा इस म्यूजिक को, संगीत को मैं धन्यवाद देती हूँ। आई एम हु आई एम टुडे, मतलब कि जो मैं आज हूँ बस संगीत की वजह से हूँ। पीपल रिकॉग्नाइज मी एवरीवेयर बिकॉज ऑफ म्यूजिक, मतलब कि लोग मुझे पहचानते हैं हर जगह सिर्फ संगीत की वजह से। बट द ग्रेटेस्ट थिंग, लेकिन इससे भी महान चीज़ क्या है, आई हैव रिसीव्ड वेदर फ्रॉम किंग टू पॉपर इस्लाम, मतलब कि इससे भी ज़्यादा मेरे लिए बहुत महान बात है कि मैंने बहुत जो प्यार है बड़े और छोटे लोग, मतलब कि किंग और पे, मतलब राजा हो या रंक हो, सबसे मुझे प्यार मिला है। तो स्टूडेंट्स, देखा कि आपने लता मंगेशकर के बारे में बहुत सारी ऐसी अनछुई चीज़ें थी जो हम नहीं जानते थे। इस स्टोरी को पढ़ के लता मंगेशकर के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। हम लोग आज तक सिर्फ ये जानते थे कि लता मंगेशकर एक बहुत अच्छी राइटर है, सॉरी सिंगर हैं, लेकिन इस इंटरव्यू को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि वो बहुत अच्छी मतलब कि लिंग्विस्टिक हैं, मतलब कि उनको कितनी भाषाएं आती थी, कितनी जो कहते हैं कि उनको नॉलेज की कितनी भूख थी, वो फोटोग्राफी पसंद करती थी, वो नॉवेल पढ़ना पसंद करती थी, मतलब बहुत सारे उनके व्यक्तित्व के तरह तरह के जो अलग अलग पहलू थे वो हमने पढ़े। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी इस स्टोरी से मिला होगा
और पसंद भी आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।